Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज की क्लास है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में। तो इसमें हम बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस स्टेज में क्या चीज़ होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्रोथ शो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बट रिप्रोडक्शन का जो भी एक्चुअल में मेथड होता है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सेल डिवाइड करता है और तब जाके रिप्रोड्यूस करता है, बट अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं बॉडी के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बॉडी जो होती है वो गैमीट्स बनाती है और गैमीट्स फिर आगे जाके फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं एंड फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऐसे फेजेस हैं लाइफ साइकिल के ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि एक्चुअल में सेल डिवीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे सेल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है वो डिवाइड करता है, 2 सेल्स बनाता है और वो 2 सेल्स फिर आगे जाके और डिवाइड करके और सेल्स बनाते जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल होता क्या है। जब भी एक सेल डिवाइड करता है, मतलब एक बार सेल ने डिवाइड किया उसके बाद फिर से जब वो डिवाइड करेगा, तो ये जो पूरा फेज है 2 डिविजन्स के बीच में उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल बेसिकली डिविजन्स के बीच का टाइम इंटरवल है और इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल ग्रो करता है, सेल वो सारी चीज़ें इकट्ठी करता है जो उसे डिवीजन के लिए चाहिए। तो जो भी उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है या जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठी करता है। तो सेल साइकिल बेसिकली ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट कर रहा है और जो भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको प्रोड्यूस करता है, बनाता है और फिर फर्दर जाके डिवाइड करता है ताकि 2 डॉटर सेल्स बन सकें। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेल की ग्रोथ जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म्स में होती है। मतलब सेल को जब भी डिवाइड करना होता है वो अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डुप्लीकेट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका इंक्रीज कर देता है ताकि दोनों डॉटर सेल्स में उसे इक्वली भेजा जा सके। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्लॉइड, ये टर्म्स आपने पहले भी सुनी होगी, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक, सिंपल टर्म्स में बोलें तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, बट जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो जो भी लाइफ का फेज़ होता है, साइकिल होती है, उसके अंदर सेल्स जो होते हैं डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड या डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड फेजेस में जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारी बॉडी डिप्लॉइड है तो ये डिवाइड करेगी ताकि इससे गैमीट्स बन सकें। तो ये मान लो गैमीट्स हैं और ये जो भी गैमीट्स होंगे ये फ्यूज़ करेंगे, मतलब 2 गैमीट्स साथ में मिल जाएंगे जिससे कि फिर से वो इंडिविजुअल जो है उसकी आइडेंटिटी बन सकती है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के दौरान मतलब जब भी एक सेल डिवाइड करता है तो उसे 2 सेल्स बनाने हैं, मतलब एक ही चीज़ से 2 चीज़ें बननी हैं। तो जो एक चीज़ के अंदर डीएनए कंटेंट था एक सेल के अंदर, वो इनफ नहीं था कि 2 सेल्स के अंदर इक्वली डिवाइड होके जा सके। तो क्या किया जाता है, डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है, डुप्लीकेट किया जाता है, उसकी कॉपी बनाई जाती है ताकि डॉटर सेल्स में उसे भेजा जा सके। ठीक, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होती है, मतलब सारी चीज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो डीएनए पे डिपेंडेंट होती हैं, जीन्स पे डिपेंडेंट होती हैं कि एक्चुअल में जो भी डीएनए है उसकी सिंथेसिस कब होगी कब नहीं होगी। ठीक, अब जो भी सेल साइकिल के फेजेस होते हैं, जब भी हम बात करते हैं फेजेस की, तो 2 मेन फेजेस होते हैं जो सबको देखने को मिलते हैं सारे सेल्स के अंदर, वो है इंटरफेज और एक आता है एम फेज। अब स्टूडेंट्स को एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि एम फेज की जब भी हम बात कर रहे हैं तो क्या हम माइटोसिस ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एम फेज जो होता है वो माइटोसिस या मियोसिस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेल की बात कर रहे हो और किस बॉडी के मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। ठीक है,
सेल्स जो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं उनके अंदर एम फेज जो होता है वो माइटोसिस होता है। जो भी सेल मियोटिकली डिवाइड करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सब के अंदर एम फेज जो होता है वो मियोसिस का फेज होता है। तो यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि हर 24 घंटे में हमारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। अब कितनी बार सेल्स डिवाइड करेंगे या जो भी सेल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी ये वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमंस में ये है कि सेल साइकिल 24 घंटे लेती है, बट अगर दूसरे सेल्स देखोगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स देखोगे जैसे यीस्ट, तो उनके अंदर 90 मिनट्स के अंदर पूरी सेल साइकिल हो जाती है। तो दो बेसिक फेजेस मैंने आपको बता दिए, इंटरफेज और एम फेज, दो फेजेस होते हैं जो सेल साइकिल में आपको देखने को मिलते हैं। एम फेज होता है ये वाला फेज जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज वगैरह, या फिर प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इस तरीके की टर्म्स, डिपेंडिंग कि वो एम फेज माइटोसिस का है या मियोसिस का है। मोस्टली जो एम फेज होता है वो माइटोसिस का होता है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको माइटोसिस ही लिखा हुआ है। बट क्योंकि सारे सेल्स मियोटिकली या मियोसिस से डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम एम फेज के लिए ज़्यादातर माइटोसिस ही लिखते हैं। बट कंफ्यूज मत होना, एम फेज दोनों के लिए रेफर कर रहा है, डिपेंड करेगा कि कौन से सेल की आप बात कर रहे हो। तो एम फेज होता है, और एक एम फेज से दूसरे एम फेज तक जाने के लिए, मतलब एक एम है, ये सेकंड एम वाला फेज है, तो इस तक जाने के लिए जो भी बीच का फेज होता है उसे हम इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज बेसिकली वो फेज है जिसके अंदर सेल डिवाइड करने की तैयारी कर रहा है, मतलब कि अपने सेलुलर कंटेंट्स को डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, और सेल अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, यानी सेल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो उस फेज में को हम इंटरफेज यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया भी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एम फेज हम ज़्यादातर माइटोसिस के लिए रेफ़र करते हैं, तो इसीलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एम फेज एक्चुअल में वो वाला फेज है जहाँ पे माइटोसिस या सेल डिवीजन हो रही होती है। ठीक है, तो इंटरफेज की जब भी बात करते हैं तो ये दो एम फेजेस के बीच का गैप है या उसके बीच का फेज है जो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ मेंशन करा हुआ है कि 24 आवर्स की अगर सेल साइकिल है तो उसके अंदर एक्चुअल में सेल डिवीजन जो होती है वो सिर्फ 1 घंटे की ही होती है, यानी 95% ऑफ द ड्यूरेशन जो भी सेल साइकिल की होती है वो 95 या उससे ज़्यादा इंटरफेज में ही रहता है। मतलब पूरी सेल साइकिल का मोस्टली पार्ट सेल जो होता है वो इंटरफेज में होता है। इसीलिए अगर आपने अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया हो तो जब भी आप उसके अंदर पील के अंदर सेल्स देख रहे होते हो तो सारे सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं हो रही होती है। ठीक है, ऑल्दो हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर लेंगे तो उनके अंदर डिवीजन आपको दिखेगी, लेकिन क्या होता है कि सारे के सारे सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते, क्योंकि 95% से ज़्यादा ड्यूरेशन वो कहाँ रहते हैं, इंटरफेज में रहते हैं, एम फेज में नहीं रहते। तो अगर आपको सेल्स एम फेज में दिख रहे हैं यानी वो लिमिटेड वाला टाइम है, यानी लेस देन 5% वाली ड्यूरेशन है सेल साइकिल की जो आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको मेंशन करे हुए हैं कि एम फेज जो होती है उसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो एम फेज बेसिकली यानी सेल डिवीजन वाला जो फेज होता है, कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस मियोसिस को हम जनरली सेल डिवीजन बोल देते हैं, बट वो सेल डिवीजन नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन है। तो एक्चुअल में माइटोसिस और मियोसिस जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसका फेज आपको बताया जाता है, और फिर उसके बाद फर्दर सेल डिवाइड करता है यानी साइटोकाइनेसिस होती है। तो इसीलिए बताया है कि एम फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है विद न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें एक्चुअल में डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका सेपरेशन होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है यानी सेल डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस होती है। तो एम फेज सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन का नहीं है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी इंक्लूडेड होता है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, किस वजह से, क्योंकि सेल उस फेज में डिवाइड नहीं कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें या सारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर रहा है जो उसे डिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसे रेस्टिंग फेज बोला जाता है, जिसमें सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपने सेल की ग्रोथ शो करता है। अब जो भी इंटरफेज होता है इसके 3 फर्दर फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो जान लेते हैं।
मैं ब्रीफली आपको बता रही हूँ। G1 फेज सबसे पहले आता है, मतलब M के बाद जो पहला फेज आता है वो G1 होता है, गैप 1 बोलते हैं इसे। फिर उसके बाद S फेज आता है, फिर आता है G2 फेज, गैप 2, और फिर वापस से M आता है। तो इस तरीके से सेल साइकिल चलती है। तो आप समझ सकते हो मेजर जो 2 फेजेस मैंने अभी आपको बताए पूरी मियोसिस या माइटोसिस के, वो M फेज वाला होता है और एक S फेज होता है। मतलब सेल को डिवाइड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए मेन, एक अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, और दूसरा DNA रेप्लिकेट करना। तो ये दोनों फेजेस जो हैं इनके बीच का जो गैप होता है उसी को हम G1 या G2 बोलते हैं। तो G1 और G2 जो भी फेजेस हैं वो नेक्स्ट फेज की तैयारी करने के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर G1 फेज जो है वो S फेज से पहले आता है, इसका मतलब G1 फेज के अंदर सेल जो होगा वो S फेज के लिए तैयारी करेगा। S फेज बेसिकली है DNA रेप्लिकेशन वाला फेज। तो G1 फेज के अंदर DNA रेप्लिकेशन की मशीनरी को बनाया जाता है, उन सब प्रोटीन्स को बनाया जाता है जो एक्चुअल में DNA रेप्लिकेशन करने में मदद करेंगे, जैसे DNA पॉलीमरेजेस। ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो क्लास 12th का चैप्टर है उसके अंदर आपको DNA रेप्लिकेशन बताऊंगी कैसे होती है। बट यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि एक्चुअल में जो भी नेक्स्ट फेज है उसकी तैयारी पिछले वाले फेज में होती है। तो S फेज अगर नेक्स्ट है तो उसकी तैयारी G1 में होगी। सिमिलरली अगर M फेज है नेक्स्ट तो उसकी तैयारी G2 फेज में होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई भी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ। G1 फेज जो होता है इसके अंदर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट रेप्लिकेटिंग देयर DNA। रेप्लिकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन दी S फेज जो कि G1 फेज के बाद वाला फेज है। S फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेट करता है या DNA सिंथेसिस होती है। तो DNA का जो भी अमाउंट होता है सेल के अंदर वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियल DNA कंटेंट 2C था तो अब 4C हो जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं कि किस फेज़ में क्या चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर G1 फेज़ के अंदर किसी भी सेल का DNA कंटेंट 2C है, C इज़ फॉर कंटेंट, तो डबल कंटेंट है DNA का, और उसके पास 2N क्रोमोसोम्स हैं, यानी वो सेल डिप्लॉयड है। तो S फेज़ के अंदर या फिर G2 फेज़ के अंदर जो कि G1 फेज़ के बाद वाले हैं, मतलब S फेज़ से जो हो जाएगा शुरू, वो क्या होता है, ये जो DNA कंटेंट होगा ये डबल हो जाएगा, यानी 4C हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड रिमेन दी सेम, यानी 2N ही रहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आपको क्लियर हो गया तो बस आपका ये चैप्टर क्लियर है। ठीक है, पूरे चैप्टर में एक्चुअली यही मेन चीज़ है जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसे अच्छे से समझ लोगे तो सारा चैप्टर जो है वो अच्छे से आपका हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर पहले क्रोमोसोम्स जो थे वो 46 थे, तो इवन आफ्टर S फेज़ या G2 फेज़ में भी वो 46 ही रहेंगे, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, उतने के उतने ही रहते हैं। बट जो DNA का कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है, वो डबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल पॉइंट्स भी बताए हुए हैं S फेज़ से रिलेटेड, कि एनिमल सेल्स के अंदर S फेज़ के अंदर DNA रेप्लिकेशन तो हो ही रहा होता है, बट साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं। सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही देखने को मिलता है। प्लांट सेल्स के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होता है सेंट्रियोल्स का, बिकॉज सेंट्रियोल्स आर ओवरऑल एब्सेंट इन दी प्लांट सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ स्पेसिफिकली एनिमल सेल मेंशन किया हुआ है। G2 की बात करोगे तो दिस इज द फेज वेयर द सेल सिंथेसाइजेस द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस और मियोसिस, एंड सेल ग्रो भी करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट जानते हैं चीज वो ये कि कुछ सेल्स जो एडल्ट एनिमल्स के होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, वो कभी भी डिवाइड नहीं करते, जैसे हार्ट सेल्स।
तो ये सारे सेल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर जनरली डिवाइड नहीं करते, बट अगर उन्हें कोई ट्रिगर मिले, कोई स्टिम्युलस मिले जिससे उन्हें लगे कि उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में वो डिवाइड कर भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें जैसे मान लो यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर इंजरी हो जाती है किसी रीजन में या उस रीजन की सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो फिर वहाँ के जो पहले के सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे ताकि उस चीज़ को हील कर सकें, ठीक। बट जनरली वो डिवाइड नहीं करते हैं। एंड वो कौन से फेज में चले जाते हैं? दे गो टू दी G0 फेज या G0 फेज, जिसे क्वाइसेंट स्टेज बोला जाता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाली चीज़। दे बेसिकली एग्जिट दी G1 फेज एंड देन गो टू दी G0 फेज। तो G0 फेज के अंदर जाने के लिए सेल्स को सेल साइकिल जो होती है उसमें से जो G1 फेज है उससे बाहर जाना पड़ता है, तब जाके वो G0 फेज में चले जाते हैं। और जब उन्हें वो स्टिमुलस मिलता है तो वो वापस से G1 में जाते हैं और फिर S और G2 के थ्रू पूरा सेल साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ यहाँ मेंशन करी हुई है, हैप्लॉइड सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। जैसे मेल हनी बीज जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड, और वो जब भी डिवाइड करेंगे वो माइटोसिस ही शो करेंगे, क्योंकि हैप्लॉइड जो होते हैं उनके पास 1n DNA कंटेंट है। 1n कभी भी 1.5n या फिर 1/2n नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो ना ही बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये चीज़ याद रखना, हैप्लॉइड सेल्स हमेशा माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है यहाँ। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एम फेज। एम फेज बेसिकली यहाँ माइटोसिस को रेफ़र किया जा रहा है, बट मैंने आपको बताया कि मियोसिस के लिए भी हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। बाकी एम फेज जो होता है इक्वेशनल डिवीजन, अगर हम इसे माइटोसिस कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। एंड यहाँ पे जो भी डिवीजन होती है, मतलब सेल का जो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस जो हो रही है, उसके 4 फेजेस होते हैं या 4 स्टेजेस होते हैं जो आपको याद रखना है। इन्हें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज बोलते हैं। एक एक करके सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझते हैं। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स अंडरलाइन करूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो उन पे ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। आप NCERT में साथ साथ में उन पॉइंट्स को ज़रूर मार्क कर लिया करो। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, और ये वाला जो फेज होता है इसके अंदर इनिशिएशन होती है कंडेंसेशन की क्रोमोसोमल मटेरियल की। मतलब पहले जो क्रोमैटिन था सेल के अंदर वो अनकंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमैटिन, आपको पता है। तो वो जो होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनाना शुरू कर देगा। तो वो याद रखना, यानी कि वो अब जो होंगे कॉम्पैक्ट होना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो भी सेंट्रोजोम था जो डुप्लीकेट कर चुका था एस फेज में, अब वो ऑपोजिट पोल्स की साइड मूव करना शुरू कर देगा। मतलब एस फेज में जो सेंट्रोजोम ने डिवाइड किया और 2 कॉपीज अपनी बनाई, वो दोनों पोल्स की साइड जाना शुरू कर देंगी इन प्रोफेज। तो यहाँ बताया भी हुआ है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है ताकि क्रोमोसोम्स बन सकें, और क्रोमोसोम्स को आप 2 क्रोमैटिड्स की फॉर्म में आप देख सकते हो। मतलब क्रोमोसोम्स अब इस तरीके की फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं 2 क्रोमैटिड्स वाली। और यहाँ मेंशन करा है कि सेंट्रोजोम जो होता है वो ऑपोजिट पोल्स पे जाता है, और हर एक सेंट्रोजोम के आसपास एस्टर वाला रीजन जो है वो आपको देखने को मिलता है, जहाँ से फिर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और स्पिंडल एपरेटस बनने लगता है। याद रखना, माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में, बट ख़त्म होती है इन मेटाफेज, जिसमें एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इन रीजन्स पे, ताकि एक्चुअल में जो भी क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाए, ठीक। माइटोसिस
ईजी है समझना, बट बाकी मियोसिस वाला फेज़ थोड़ा मुश्किल होता है समझना। बट यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। बेसिक्स क्लियर होना तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में, बट आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी है कि जैसे जैसे प्रोफेज ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे सेल के अंदर से सारे कंपोनेंट्स हट जाते हैं। एक्चुअल में ये हटते नहीं हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये डिसअपियर हो जाते हैं। एक्चुअल में वो डिसअपियर नहीं होते, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्रेगमेंट हो जाती है, मतलब बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देती है जिसकी वजह से दिखते नहीं है हमें माइक्रोस्कोप के नीचे, बट एक्चुअल में डिसअपियर नहीं हुए होते। अगर डिसअपियर हो गए होते तो वो वापस से रीअपियर कैसे हो जाते हैं बाद में, ठीक। तो डिसअपियर नहीं होते, दे जस्ट गेट फ्रेगमेंटेड और वो फ्रेगमेंट्स वापस से मिल जाते हैं एंड में और फिर वापस से ऑर्गेनेलीज बना लेते हैं। जैसे यहाँ मेंशन किया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह हट जाता है प्रोफेज के एंड तक आते आते, ठीक। यहाँ दिखाया भी है अर्ली प्रोफेज में ऐसा होता है और लेट प्रोफेज में ऐसा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अच्छे से इलोंगेट हो चुके होते हैं, कॉम्पैक्ट हो चुके होते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन चुके होते हैं और बाकी ऑर्गेनेलीज आपको दिखते नहीं हैं, ठीक। फिर आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में मेन चीज़ जो होती है वो यही कि काइनेटोकोर जो होते हैं क्रोमोसोम के, उससे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे लाई कर जाते हैं, मतलब बिल्कुल सेल के सेंटर में इस तरीके से। तो ऐसे इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे और दोनों का एक एक साइड का जो पोल होता है उससे वो स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हुए होते हैं इन एस्टर्स की मदद से। एस्टर्स जो होते हैं वो आपको हर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलते, बट यहाँ पे दिखाए हुए हैं तो इसीलिए मैंने मेंशन किया। तो ये होता है मेटाफेज, ठीक। मेटाफेज में यहाँ पे कुछ इलेबोरेट करके आपको बताया हुआ है तो वो देख लेते हैं। तो एम फेज होता है जिसमें एक्चुअल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, दिखती ही नहीं है, जिसकी वजह से यू कैन सी दैट यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेज में, प्रो फेज में, एक्चुअल में सारे क्रोमोसोम्स जो थे वो एक रीजन में लोकलाइज्ड हैं, बट मेटाफेज में ऐसा नहीं है, वो फैल गए हैं पूरे सेल के अंदर। ये इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब नहीं रही, डिसइंटीग्रेट हो गई है कम्प्लीटली। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो वो ये आपको बताए कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स की कंप्लीट हो जाती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छे से जो आपको क्रोमोसोम्स दिखते हैं वो मेटाफेज में दिखते हैं। एंड मेटाफेज इज़ दी फेज जिसमें सबसे कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स दिखते हैं। तो ये भी याद रखना, मोस्ट कॉम्पैक्ट, मोस्ट कंडेंस्ड अगर क्रोमोसोम्स की बात करोगे तो कौन से फेज में आपको दिखेंगे, मेटाफेज के अंदर दिखेंगे, ठीक। इसीलिए सबसे अच्छी स्टेज जो होती है क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए, दैट इज मेटाफेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं और कुछ नहीं होता नीट में, ठीक। नीट में आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस एनसीईआरटी है, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो एडवांस्ड होते हैं, बट अगर आप बेसिक्स कर लोगे तो आपके वो क्वेश्चंस हो जाएंगे जो एक्चुअल में आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह देखना, उसमें मेंशन किया होता है उन्होंने कि हमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी थी फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड अटैम्प्ट में, बट उसके बाद इतने अच्छे से पढ़ ली कि हर एक लाइन हमें पता थी, जिसकी वजह से इतने मार्क्स आए, ठीक। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, हाई लेवल नहीं। शुरू एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है तो बस फिर उसके बाद आप एडवांस भी पढ़ सकते हो। बट जब तक आपकी एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें मार्क्ड नहीं है ना, अच्छे से लिखी नहीं हुई हर चीज़, यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो सब नहीं लिखा हुआ ना तो मतलब अभी आपको एनसीईआरटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, बाद में आगे का देखना, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए। और हर एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स बन चुके होते हैं अब तक, और फिर वो सेंट्रोमियर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी हम क्रोमोसोम बनाते हैं इस तरीके का, तो दीज आर बेसिकली दी सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक। और ये साथ में जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर पे, जैसे यहाँ बताया आपको, ठीक। नेक्स्ट
सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर बोला जाता है, और यही काइनेटोकोर एक्चुअल में होता है, ऐसे होता है इसके साइड में प्रेजेंट, जिससे एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर जुड़ती है। तो स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ती, वो इन कैप लाइक स्ट्रक्चर से यानी काइनेटोकोर से जुड़ती है। नेक्स्ट चीज समझते हैं, वो ये कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो दोनों ऑपोजिट पोल्स से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों क्रोमैटिड्स दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होंगे। इस साइड का क्रोमैटिड इधर वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होगा और इस साइड वाला इधर वाले से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। और यहाँ पे जो एक्चुअल में इक्वेटर पे वो प्लेट होती है, मतलब वो रीजन होता है जिसपे सारे क्रोमोसोम्स एक के पीछे एक लाई करते हैं, दैट इज नोन एज द इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट, उसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर की सर्जरी करी है और समझा है कि किसके अंदर क्या चीज़ मेंशन करी हुई है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मार्क ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज, एंड एनाफेज इज दी वन जिसमें कि दोनों डॉटर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अब डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे। मतलब कि आपके जो भी ये क्रोमैटिड्स थे ये अब सेपरेट हो जाएंगे। तो एक क्रोमैटिड इधर चला जाएगा, एक इधर, बट अब इसे हम क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, इसे हम क्रोमोसोम बोलेंगे, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी द क्रोमोसोम्स ऑफ द डॉटर सेल्स। तो अब इन्हें क्रोमैटिड नहीं बोलते, अब इन्हें क्रोमोसोम बोलना हम शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मेंशन किया है कि हर एक क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे जाने लग जाता है। इसके बाद hence at the leading edge with the arms of the chromosomes trailing behind। ये क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी वो मूव कर रहे होंगे, मतलब अगर ऐसे था क्रोमैटिड और ये शॉर्ट होता है स्पिंडल फाइबर, तो जैसे जैसे शॉर्ट होगा ये मूव करेगा, तो एक्चुअल में जब मूव कर रहा होता है शॉर्टनिंग की वजह से, तो वो ऐसे हो जाता है उसकी शेप। जैसे मान लो उसे कोई आगे खींच रहा हो, ठीक, तो इसकी वजह से उनकी जो आर्म्स होती हैं दे ट्रेल बिहाइंड, मतलब वो पीछे रह जाती हैं और फिर उसके बाद वो आगे की साइड मूव करना शुरू कर देता है, जो भी पोल है पोल की साइड मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इस फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू मूव टू ऑपोजिट पोल्स। कंप्लीटली ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं लेट एनाफेज में, मतलब एनाफेज के ऑलमोस्ट एंड होते होते वो पोल्स पे पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज इज बेसिकली दी फेज जो प्रोफेज से बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो वापस से क्रोमैटिन बना देंगे, मतलब डीकंडेंसेशन यहाँ पे होती है एंड वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। मतलब अभी जो इंडिविजुअल क्रोमैटिड अलग अलग थे, क्रोमोसोम्स अलग अलग थे, और वो सारे मिक्स हो जाएंगे और इस तरीके का क्या बना लेंगे, क्रोमैटिन बना देंगे पोल्स पे। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो ये न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाता है। जो भी ऑर्गेनेलीज थे जो डिसअपियर हुए थे वो वापस से रीफॉर्म हो जाएंगे, फिर से बन जाएंगे। तो ये था टीलोफेज। तो हमने माइटोसिस डिस्कस कर लिया, अब साइटोकाइनेसिस भी देख लेते हैं इसकी, मतलब सेल डिवाइड कैसे करता है। सेल डिवीजन के दो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो पूछी जाती हैं। वो ये कि प्लांट सेल्स में किस तरीके से होती है सेल डिवीजन और एनिमल सेल्स में कैसी होती है, एंड ये आपको यहाँ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में आपको एनिमल सेल्स का बताया है और इधर आपको प्लांट सेल्स का मेंशन किया हुआ है, ठीक, यहाँ तक। ये है जो आपको सारा कुछ बता देगा साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एनिमल सेल्स में फरो फॉर्मेशन होती है, तो फरो बनता है। बेसिकली एक सेल था, जब उसके न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया तो सेल डिवाइड करेगा ऐसे सेंट्रीपिटली, ठीक है, सेंट्रीपिटल डिवीजन। सेंटर की साइड मतलब कॉर्नर से सेल जो है वो अंदर आता जाएगा और फिर उसके बाद वो दो सेल्स बना देगा, सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज फरो फॉर्मेशन, जो एनिमल सेल्स में होती है। बिकॉज एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली ऐसे फरो बना लेती है और फिर सेल को डिवाइड कर देती है। बट प्लांट सेल्स में क्योंकि सेल वॉल है, बाहर एक हार्ड कवरिंग है, तो ऐसे नहीं जा सकता सेल। तो सेल को क्या करना पड़ता है, बीच से वो कॉर्नर्स की साइड जाता है,
ठीक, तो प्लांट सेल्स के अंदर ऐसे होता है। तो प्लांट सेल्स के अंदर यहाँ से सेल वॉल बनना शुरू होती है और कॉर्नर्स की साइड जाती है ऐसे। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है एंड एनिमल सेल्स में ऐसी थी सेंट्रीपीटल, इसे बोलते हैं सेंट्रीपीटल, टूवर्ड्स द सेंटर। तो फरो फॉर्मेशन जब भी बोली जाए वो एनिमल सेल्स के लिए बोल रहे हैं, और प्लांट सेल्स के अंदर जो होती है वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होती, वहाँ पे सेल प्लेट बनती है, जिसे बनाने के लिए एक्चुअल में जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज़ गोल्जी एपरेटस। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आप लिख सकते हो सेल प्लेट बनाने के लिए गोल्जी एपरेटस की, गोल्जी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये नहीं होगा तो फिर सेल जो होगा वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो भी यहाँ पे सेल्यूलोज चाहिए होता है, सेल वॉल बनानी पड़ेगी ना सेल प्लेट वाले रीजन में, तो सेल प्लेट बनना शुरू होती है बिल्कुल बीच में, तो वो गोल्जी एपरेटस जो होता है वो प्रोटीन भेजता है, वो फाइबर्स भेजता है ताकि सेल प्लेट बन सके। तो वो बनना शुरू होती है और इस तरीके से सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है फिर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं कि एनिमल सेल में कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है। चाहे माइटोसिस हो, मियोसिस हो, डिवीजन ऐसे ही होती है। ठीक है, तो डिवीजन प्लांट और एनिमल सेल की ऑलमोस्ट सेम होती है। डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेल की बात कर रहे हो, बस कि एनिमल की बात कर रहे हो या प्लांट सेल की बात कर रहे हो। तो फरो फॉर्मेशन जो हो रही है वो देखने को मिल रही है या सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक, ओके। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड तो करता है बट सेल डिवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं सिंसाइशियम। सिंसाइशियम बेसिकली वो सेल्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम सिंसाइशियम बोलते हैं। जैसे कि कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है लिक्विड वाला, वो एक्चुअल में बहुत सारे न्यूक्लियस से ही बना हुआ है। देयर इज़ नो सेल वॉल इन बिटवीन। जहाँ सेल वॉल बन गई थी वो सारे क्या बन गए, वो कोकोनट का कर्नल बन गए, यानी कोकोनट की जो मलाई जिसे हम बोलते हैं वो बन गए। बाकी जो लिक्विड है जिसे नारियल पानी बोलते हैं वो एक्चुअल में लिक्विड एंडोस्पर्म है, जो कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की कैटेगरी में आता है, यानी वो सिंसाइशियम है, दैट इज नॉट सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, तो हमने माइटोसिस तो डिस्कस कर लिया, अब इसके सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं एक्चुअल में किस लिए इम्पॉर्टेंट है माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जो भी सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज वगैरह, इनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो इन्हें तो माइटोसिस से ही डिवाइड करना पड़ता है। सिमिलरली लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो चीज़ मेंशन करी हुई है वो ये कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल रिपेयर मैकेनिज्म। सेल को रिपेयर करना है, किसी इंजर्ड पार्ट में सेल्स को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए माइटोसिस होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और भी बताया हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो भी माइटोसिस ही शो करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी माइटोसिस के बारे में। अब जानते हैं मियोसिस के बारे में, मियोसिस किस तरीके से काम करती है। तो मियोसिस बेसिकली होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनमें गैमीट्स बनाने होते हैं। अब गैमीट्स हमेशा डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स या हायर प्लॉइडी वाले ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो ये जो होते हैं ये मियोसिस शो करते हैं ताकि इनसे गैमीट्स बन सके, यानी 1n वाली हैप्लॉइड कंडीशन जो है वो बन सके, तो इसे मियोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस बेसिकली जिन भी ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड फेज होता है उन ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस ज़रूर होती है। यहाँ पे एक और मेंशन करा हुआ है वो ये कि फर्टिलाइजेशन से क्योंकि डिप्लॉइड फेज शुरू हो जाता है, तो इसीलिए जब वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, मतलब वो एडल्ट बनेगा और गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, तो गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे और वो फिर फ्यूज़ करके वापस से डिप्लॉइड फेज लाइफ साइकिल का बना देंगे। तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड फेज यहाँ चलता रहता है ऑल्टरनेटिवली। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि मियोसिस की 2 साइकिल्स होती हैं।
एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2, बट देयर इज ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए एप्लीकेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मियोसिस जब भी आप लिखोगे, मियोसिस के अंदर जो होता है वो 2 कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस, एंड 2 ही साइटोकाइनेसिस होती हैं. मतलब 2 बार साइटोकाइनेसिस होगी, 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 बार सेल डिवाइड करेगा, बट देयर इज सिंगल डीएनए एप्लीकेशन. डीएनए एप्लीकेट एक ही बार करता है. इसी की वजह से यहाँ पे जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं उनके पास हाफ ही डीएनए कंटेंट जा पाता है, ठीक है, और बाकी नहीं जा पाता. तो हाफ हाफ इस तरीके से जाता है. यहाँ पे और चीज़ आपको बताई हुई है, वो ये मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है एंड उनके बीच रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में. इसका मतलब क्या है, जब भी आप क्रोमोसोम्स बनाते हो तो इस तरीके से, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब 2n है, तो हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होंगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्रोमोसोम नंबर 1 वी हैव दीज 2 कॉपीज. तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया दीज आर दी सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर हैं. सिमिलरली ये भी सिस्टर हैं. बट अगर आप इसका एक क्रोमैटिड इसके दूसरे क्रोमैटिड से अगर कंपेयर करोगे तो दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड दीज क्रोमोसोम्स जो कि 2 हैं, मतलब कॉपी उनकी एक और एडिशनल प्रेजेंट है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर बेसिकली दी वंस जिनके पास जीन्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस सेम हो, इसके अलावा जीन्स की लोकेशन सेम हो. मतलब किस जीन, कहाँ पे कौन सी जीन है, जैसे जीन 1 यहाँ है तो दोनों में जीन 1 यहीं होगी, जीन 10 यहाँ है तो यहीं होगी. तो जीन्स की लोकेशन सेम होती है, उनका सीक्वेंस सेम होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो जब भी आपको बोला जाए कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे जब भी एक्सचेंज होता है तो एक क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड से दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के बीच में होता है. इसीलिए बोला जाता है कि रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, जो मैंने यहाँ लेबल भी किए हैं, उनके बीच में एक्चुअल में एक्सचेंज होता है. ठीक, ये बहुत डीप मीनिंग वाली चीज़ है जो आपको समझा रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में. अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. दूसरा यहाँ पे पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये 2 कॉपीज आई कैसे. तो गैमीट्स भी तो 2 थे ना, एक फादर का गैमीट, एक मदर का गैमीट, दोनों की फ्यूजन होके जाइगोट बना था. उस जाइगोट ने फिर एम्ब्रियो बनाया और पूरा एडल्ट बना दिया. तो हमारे अंदर जो हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं वो इस वजह से, क्योंकि एक कॉपी पापा से आई है और एक मम्मी से. ठीक, इसी वजह से 2 कॉपीज हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम की होती है, और यही 2 कॉपीज है जिनके बीच में एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग मियोसिस. एक्सचेंज होगा ताकि फिर नेक्स्ट जनरेशन के गैमीट्स बनाए जा सके. अब यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ये भी याद रखना. माइटोसिस जब भी हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर क्या था कि डिप्लॉयड सेल था तो डिप्लॉयड ही बनेगा आफ्टर माइटोसिस. बट मियोसिस में अगर डिप्लॉयड सेल था तो आफ्टर मियोसिस वो हैप्लॉइड हो जाता है. तो यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है. 2 फेजेस हैं यहाँ, तो एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है. सारी फेजेस का नाम सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, बट उनके आगे 1 या 2 लगा देते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन से वाले मियोसिस से बिलोंग करता है. तो यहाँ पे मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है, बट देयर इज नो डीएनए एप्लीकेशन इन बिटवीन. डीएनए एप्लीकेशन एक ही बार हुआ था एस फेज में. तो जब भी हम मियोसिस देखते हैं ना तो ऐसे होता है G1 S, देन G2, फिर उसके बाद मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2 एंड फिर से G1 शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे कोई डीएनए एप्लीकेशन नहीं हुई है. डीएनए एप्लीकेशन सिर्फ एस फेज में ही हुई है. ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ.
अब जानते हैं कि किस फेज में क्या चीज़ होती है। मियोसिस 2 बिल्कुल मेटाफेज होती है, तो यहाँ बिल्कुल मेटाफेज वाली चीज़ें होती हैं, यानी वही सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी। तो मियोसिस 2 की तो चिंता ही छोड़ दो, उसको आपको समझ जाओगे अगर आपने माइटोसिस पढ़ा है ढंग से। तो एक्चुअल में जो टेंशन आपको लेनी है वो मियोसिस 1 की लेनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें भी जो प्रोफेज 1 है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सारे तो फिर भी आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन यहीं से शुरू हो गई है। ठीक है, माइटोसिस में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखो ये सारे फेजेस आपको बताए हुए हैं। प्रोफेज सबसे फर्स्ट फेज है डिवीजन का यहाँ मियोसिस में, प्रोफेज 1, एंड ये बहुत लंबा होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा एक पैराग्राफ की फॉर्मेट में आपकी बुक में दिया हुआ है। बाकी फेजेस इतने बड़े नहीं दे रखे क्योंकि वो ईजी है समझना। तो 5 सब फेजेस होते हैं प्रोफेज 1 में। तो मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के आगे 5 फेजेस। इन सारे फेजेस के नाम आपको मेंशन करें हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसके अलावा पैकिटीन, पैकिटीन के बाद डिप्लोटीन आता है, और डिप्लोटीन के बाद जो आता है वो डाइकाइनेसिस आता है। तो ये 5 फेजेस होते हैं, पांचों को यहाँ इलाबोरेट करके दिखाया हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके आपको बता रही हूँ कि कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। तो लेप्टोटीन होता है जो बिल्कुल प्रोफेज की तरह होता है, जैसे माइटोसिस में प्रोफेज था। तो ये वाला फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होना शुरू होंगे। ठीक, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। सेकेंड फेज जाइगोटीन आता है। जाइगोटीन में एक्चुअल में क्रोमोसोम्स पेयर करना शुरू होते हैं, यानी साइनैप्सिस होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, अभी क्या था कि पूरे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स फैले हुए थे, तो 1 क्रोमोसोम का दूसरा पार्टनर जो था मान लो उस कोने में, 2 वाले का इस कोने में, तो सारे ना फैले हुए थे क्रोमोसोम्स। तो जाइगोटीन में क्या होता है, उन सारे फैले हुए क्रोमोसोम्स का ग्रुप बना देते हैं, जैसे कपल बना देते हैं उनका, मतलब कि क्रोमोसोम 1 को एक साथ कर देंगे, 2 को एक साथ कर देंगे। दिस इज नोन एज साइनैप्सिस। ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग शुरू कर देते हैं, कौन कौन सा मैच हो रहा है उन सबको एक साथ ले आओ, तो ऐसे करने लगता है सेल। तो स्टार्ट करता है उनकी पेयरिंग, इसे साइनैप्सिस बोलते हैं। और जब उन्हें पेयर कर देते हैं तो वो क्या बन गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी बताया ना 1 साथ में हो गए तो वो क्या बन गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो वो आपको बताया होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पता चला कि एक्चुअल में जो वो पास आते हैं ना, तो उनके बीच में कुछ टेप जैसी चीज लग जाती है, मतलब वो चिपक जाते हैं साथ में। तो वो चिपकते कैसे हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स सा नाम दे दिया उस टेप को, ग्लू को, जो दोनों को जोड़ रही है, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है। और जब वो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, तो अब जो वो चीज बन गई चिपकने के बाद, दोनों क्रोमोसोम्स के साथ में स्टिक होने के बाद जो चीज बनी, दैट इज नोन एज बाइवेलेंट। ठीक, तो बाइवेलेंट बन जाता है। और बाइवेलेंट तो है, बट क्या है कि हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड थे, दूसरा वाला भी इस तरीके से इसके साथ चिपका हुआ है। हैं 2 क्रोमोसोम्स, तो इसीलिए बाइवेलेंट बोल रहे हैं। बट क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 3 4, इसीलिए इसे टेट्रैड बोलते हैं। तो बाइवेलेंट बोले या टेट्रैड बोले, एक ही चीज की बात कर रहे हैं। टेट्रैड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमैटिड्स एंड बाइवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। बस इतना याद रखना, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। पूरे चैप्टर में यही 2 मेजर चीज़ें थी। एक तो शुरू में जो आपको बताया मैंने कि किस फेज़ में क्या चीज़ होती है, और कितना डीएनए कंटेंट कितना रहता है आफ्टर कौन से वाले फेज़ के, और दूसरी चीज़ ये वाला प्रोफेज 1। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी चीज़ें नहीं। तो आप पढ़ोगे सारा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि इसके बाद क्या होता है कि पैकेटीन शुरू हो जाता है। अब वो जुड़ गए हैं, अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो अभी बताया था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
ये होता है इन पैकिटीन। तो पैकिटीन में एक्चुअल में टेट्राड बहुत अच्छे से दिख जाता है एंड यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होना शुरू हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर है क्या? एक्सचेंज है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड इसमें एंजाइम चाहिए होता है जिस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। तो बिना रिकॉम्बिनेज एंजाइम के ये एक्सचेंज नहीं हो पाता जेनेटिक मटेरियल का, तो ये एंजाइम चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है डिप्लोटीन फेज। अब ठीक है, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, मतलब इसका डीएनए का छोटा सा पार्ट उसमें चला गया, उसका इधर आ गया। अब क्या होगा? अब जहाँ पे एक्चुअल में क्रॉस ओवर हुआ था, क्रॉसिंग ओवर इसकी तरह है, जैसे मान लो ये क्रोमैटिड है, ये दूसरा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक्स शेप के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये बना है। ये एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स को काइजमेटा बोलते हैं। मतलब ये पॉइंट एक्स का जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं उसे हम काइजमेटा बोलते हैं। और ये चीज़ होती है कि डिप्लोटीन में ये काइजमेटा टर्म बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो डिप्लोटीन में काइजमेटा दिखते हैं आपको। और डिप्लोटीन वो वाला फेज है जिसमें एक्चुअल में जो oocytes होते हैं वर्टिब्रेट्स के, वो काफ़ी सालों तक रहते हैं। मतलब जैसे आपने मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा इलाबोरेट करके ये प्रोसेस दिखाई नहीं है, बट 12th की एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से बताया हुआ है। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जब वो फीटल स्टेज पे होती है फीमेल, फीटस की स्टेज पे, तभी उसके अंदर जो है वो oocytes बनने लग जाते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको वो नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये चीज़ समझा रही हूँ। तो वो बनते हैं और प्यूबर्टी तक वो वहीं रहते हैं, बने हुए रहते हैं। और प्यूबर्टी के बाद फिर उनके अंदर आगे की प्रोसेस होती है और फिर जाके एग बनता है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में वो जो इतने साल तक वो oocytes वैसे के वैसे ही रहे, वो ही बेसिकली बोले जा रहे हैं कि वो डिप्लोटीन में अरेस्टेड होते हैं। मतलब मियोसिस 1 के डिप्लोटीन फेज में वो रुके हुए होते हैं। और जब प्यूबर्टी आ जाती है, हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तब जाके वो वहाँ से मियोसिस 1 के डिप्लोटीन से आगे बढ़ जाते हैं और मियोसिस 2 वगैरह में जाके एग बना देते हैं। ठीक, तो पूछा जाए कि वर्टिब्रेट्स के oocyte किसी किसी स्पीशीज में कहाँ पे अरेस्टेड होते हैं, तो डिप्लोटीन में अरेस्टेड होते हैं। कौन सा फेज है? प्रोफेज 1 का, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का फेज है। लास्ट फेज जो आता है यहाँ पे प्रोफेज 1 में, वो आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस होता है जिसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है। तो दिस इज द मेजर पॉइंट यहाँ याद रखने वाला। मतलब ये जो क्रॉसओवर हुआ था, अभी ये जो पॉइंट था जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, यानी ये जो काइजमेटा बना था, ये टर्मिनल जाने लगता है इस तरीके से। ठीक, मान लो यहाँ था, अब ये ऐसे मूव कर करके बिल्कुल टर्मिनस पे चला जाएगा, टर्मिनल पॉइंट पे। इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। क्योंकि अब इनका काम हो गया है, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल हो चुका है, अब इन्हें सेपरेट होना है। तो अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी जुड़े हुए हैं, बट सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे, बाकी जगह से सेपरेट हो गए। तो ये होता है डाइकाइनेसिस में। अब फिर मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इक्वेटर पे लाई कर जाते हैं। ठीक, इक्वेटर पे चले जाएंगे। जैसे इक्वेटर पे मेटाफेज में माइटोसिस के में गए थे, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। बस वहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स या बाइवेलेंट अलाइन होते हैं। वहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन हो रहे थे, यहाँ पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में जुड़े हुए वाले अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और वही फिर उनके काइनेटोकोर्स जो होंगे वो ऑपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होंगे। सारी चीज़ें सेम है इस तरीके से। ये रहा मेटाफेज 1, तो ये रहे दोनों 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 दो दो के ग्रुप में बेसिकली वो अटैच्ड होते हैं। एनाफेज 1 होता है जिसमें ये सेपरेट हो जाते हैं। तो एनाफेज 1 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, बट डिफरेंस यहाँ ये है, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे। मतलब यहाँ पे जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से जुड़े हुए थे वो सेपरेट होते हैं,
बाकी इनके पास अपने अपने क्रोमैटिड हैं, ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, क्रोमैटिड्स नहीं। बट मेटाफेज में जो माइटोसिस का था उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गया था, वहां हम एक क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे अलग अलग। बट यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों इस तरीके से सेपरेट होते हैं, बट इनके सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी इंटैक्ट हैं। वही चीज़ लिखी हुई है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अभी भी एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रोमियर पे। फिर टीलोफेज आता है, तो टीलोफेज में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह वापस से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगा। बट यहाँ पे जो सेल्स का बनता है उसे डायड बोलते हैं, क्योंकि अब दो सेल्स बने हैं, डिवाइड हुए थे, दो सेल्स बने हैं, बट दीज टू सेल्स आर बेसिकली अटैच टुगेदर, वो साथ में ही रहते हैं, इसे बोलते हैं डायड। डायड का मतलब दो चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं, तो डायड। ये सेपरेट नहीं होते, ये साथ में ही रहते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल सेल मियोसिस 2 में चला जाता है, ठीक है, जैसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन एक यहाँ होगी, एक इक्वेशनल डिवीजन यहाँ होगी, फिर ये आगे डिवाइड करके और दो सेल्स बना लेंगे, तो टोटल 4 सेल्स बन जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि 4 हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस के बाद बनते हैं। कहीं कुछ समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एक और चीज़ यहाँ मेंशन करी है, दो मियोसिस के फेजेस के बीच वाले फेज को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज, याद रखना। यहाँ पे रेप्लिकेशन डीएनए की बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत छोटा सा फेज होता है, एक मियोसिस 1 के दूसरे मियोसिस 2 के बीच में, ठीक। और यहाँ टीलोफेज 1 में ना क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा डीकंडेंस नहीं होते, वो कॉम्पैक्ट ही रहते हैं थोड़े से, ताकि उन्हें नेक्स्ट फेज में एनर्जी बचा सकें, वो ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े फिर से कॉम्पैक्ट होने के लिए। तो प्रोफेज 2 जो होगा ये बिल्कुल सेम माइटोसिस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट होने लग जाते हैं। मेटाफेज 2 में वही क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन होते हैं। बस मेन चीज़ ना मेटाफेज 1 एनाफेज 1 याद रखना। मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, एंड एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मार्क कर रही हूँ, एनाफेज 1 एंड मेटाफेज 1 वाला। बाकी सेम है, तो बाकी जो हमने पीछे पढ़ा था माइटोसिस में वही चीज़ है। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमोसोम्स का ऑपोजिट पोल्स पे चला जाएगा माइक्रोटिब्यूल शॉर्ट होने की वजह से। तो ये देखो ऐसे है, मेटाफेज 2 एनाफेज 2, अब ये सेपरेट हो गए क्रोमैटिड, और फिर इंडिविजुअली 4 सेल्स आपको मिल गए। चारों जो होंगे वो 1n होंगे, क्योंकि सबके पास एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। जैसे रेड कलर का क्रोमोसोम एक ही है, 2 नहीं है, ब्लू कलर का क्रोमोसोम एक ही है, 2 नहीं है। फिर टीलोफेज 2 आता है, जिसमें कि सारी चीज़ें वापस से बन जाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, और 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको मिल जाते हैं। और फिर इसका मियोसिस का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो भी क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस होता है, जैसे कि मियोसिस के बाद जो होते हैं गैमीट्स जो भी बनते हैं सारे हैप्लॉइड बनते हैं, बट ये हैप्लॉइड वापस से फ्यूज़ करके जाइगोट बना देते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, वो फिर से मियोसिस शो करेगा, गैमीट्स बना देगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ बताई हुई है कि ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में हेल्प करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। इवन इफ कि ये रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कर रहा है, बट फिर भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि डबल भी तो हुआ था ना जाइगोट बनते टाइम, तो रिड्यूस भी करना पड़ेगा। तो पैराडॉक्सिकली बोलते हैं कि दोनों चीज़ें जो होती हैं बराबर कर देता है मियोसिस। और जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, तो इसकी वजह से, एक्सचेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि जेनेटिक वेरिएशन आया, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल था। तो जो एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन चाहिए वो मियोसिस प्रोवाइड कर देती है।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके साथ। तो टिल देन, बाय बाय।